व्हाट्सअप गाइज, हाउ इंडिया EU FTA विल डिस्ट्रॉय बांग्लादेश एंड पाकिस्तान इकोनॉमीज। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है द शाम शर्मा चैनल से वीडियो। और आपको पता ही है कि EU के साथ क्या गजब की ट्रेड डील साइन हुई है अपनी, तो करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। देखिए, ट्रंप इस समय पे पूरी दुनिया के पिताजी बनने में लगे हुए हैं। We're going to run the country until such time. We need Greenland for national security. We will tariff and tax foreign countries. इनके बिहेवियर से भारत को भी कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उसके ऊपर से बांग्लादेश बहुत समय से चौड़ा हो रखा है। Bangladesh now comes out to say no to the matches in India. No World Cup matches in India. आप यहाँ आ जाए। पाकिस्तान जिसके पास कि गांव धोने के लिए पानी नहीं है, उनको गज़वाए हिंद चाहिए। अब इन तीनों प्रॉब्लम्स के रिस्पॉन्स में भारत ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसमें एक स्टेप से तीनों को काफी अच्छा जवाब मिला है, जिसे कहा जाता है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। यूरोपीय संघ का नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल हैदराबाद हाउस से सीधी तस्वीरें। We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। India has risen, and Europe is truly glad about it. Because when India succeeds, the world is more stable. ये ट्रेड डील क्या बात है जी, 25% ऑफ ग्लोबल GDP और 1/3 ऑफ ग्लोबल ट्रेड को अकाउंट करेगी। इस ट्रिप के दौरान यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने अपना ओवरसीज इंडियन सिटीजन का कार्ड भी फ्लॉन्ट किया है। बताइए, यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट इंडियन है, अमेरिका की सेकंड लेडी इंडियन है, वर्ल्ड बैंक का चीफ इंडियन है। क्या पता कल को पता चले कि शी जिनपिंग के लकड़ दादा जहानाबाद से चाइना गए थे। लोग कहते हैं कि दुनिया जूस चलाते हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही दिख रही है। अब इस ट्रेड डील से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो काफी नाराज है ही। The Russian oil goes into India, the refined products come out, and the Europeans buy the refined products. They are financing the war against themselves. It's a very लेकिन- sad day for America. लेकिन असली जो लगी तुम क्या वो कर तो रहे हो लेकिन भैया फिर? बांग्लादेश की और पाकिस्तान की लगी। एक तो बांग्लादेशियों का क्रिकेट बोर्ड बैठ गया है, अब इनकी इकोनॉमी में बैठने वाली है। ये साले पाकिस्तान बनना चाहते थे तो पाकिस्तान बन गए। इंडिया के वेस्ट में भिखारिस्तान है और इंडिया के ईस्ट में कंगालिस्तान बनने वाला है। F दबा दीजिए चैट में बांग्लादेश के लिए। तो ये डील कैसे इंडिया को अमेरिका से थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाती है, और उसके साथ साथ कैसे इंडिया ने इस मूव से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा अटैक किया है, आइए देखते हैं। इस पे चर्चा करेंगे आज हम ये बात। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेकुलरिज्म का CEO शाम शर्मा, और आप सबको सेक्युलर बना। तो कौन सा देखिए, इस पूरे सेक्युलर? मुद्दे की शुरुआत होती है ट्रंप के एक डिमांड से, They should give me the Nobel Prize. और इस वजह से इन्होंने इतना सारा बखेड़ा खड़ा किया हुआ है। इन द इमॉर्टल वर्ड्स ऑफ जॉनी लीवर, एक केले के लिए इतना झमेला कर रहे हैं। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट डॉक्ट्रिन के तहत एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाहते हैं जो अमेरिका के इशारों पे नाचती है। जनरली क्या होता है कि जब कोई एम्पायर होती है, जब कोई सुपर पावर होती है, उसको पूरी दुनिया पे या अपने एम्पायर पे कंट्रोल करना होता है, तो वो कुछ एलाइज बनाते हैं और उन एलाइज की मदद से वो एक अपने एम्पायर को मेंटेन करते हैं। ट्रंप मानता है कि वो अपने एलाइज के बिना अपनी एम्पायर को मेंटेन कर सकता है, और उल्टा अपने एलाइज को बुली करके वो अपने एम्पायर को मेंटेन कर सकता है। इस यही चक्कर चल में रहा है इस ट्रंप टाइम ने पर एक इनका। बड़ा स्टेप लिया वेनेजुएला में, जब उसने वेनेजुएला में जाके वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मडूरो को वहां से उठा लिया। ये तो तब हाँ, Trump has a sort of fantasy of resource. Vast wealth sitting underneath Venezuela. Take the oil. Keep the oil. Drill, baby, drill. Because I like my oil like I like my politics. अरे भाई, ये पैरोडी। मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल अमेरिका के कंट्रोल में रातों रात आ गए। ह्यूस्टन जैसी अमेरिकन रिफाइनरीज तक ऑयल पहुंच गया। Oil tanker that was seized by the US near Venezuela may be heading to Houston. ट्रंप ने खुद क्लेम किया है कि लगभग 50 मिलियन बैरल सीज करके अमेरिका भेजे गए हैं, जिसे ओपन मार्केट में सेल करने की प्लानिंग है। We're in the oil business. We're going to sell it to them. इसके साथ साथ अमेरिका ने ट्रेड रूट्स और ऑयल पे कब्जा जमाने के लिए ईरान को भी ओपनली धमकी दी कि वहां पे भी वो तख्ता पलट करने वाले हैं। अब देखिए, करेंगे, situation लग रहा है में मुझे, funny ऐसी बात हरकत ये थी कि इस पॉइंट तक जो अमेरिका के यूरोपियन एलाइज थे वो ट्रंप के साथ खड़े थे, अमेरिका के साथ खड़े थे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो वेनेजुएला में एक्शन लिया जाएगा, ये जो ईरान में एक्शन लिया जाएगा, इनसे अमेरिका की ही मदद नहीं होगी, बल्कि अमेरिका के एलाइज यूरोप, कनाडा, ऐसे देशों की भी मदद होगी। उनके लिए भी फ्यूल प्राइसेस चीप होंगे, उनको भी ट्रेड रूट्स पे एक्सेस मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि ट्रंप को उनके यूरोपियन एलाइज की चिंता ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। अपने अब में ट्रंप लगे ने हुए, बोला सिर्फ है कि अपने में। भैया हम ईरान तो लेंगे, हम वेनेजुएला तो लेंगे,
लेकिन हम ग्रीनलैंड भी लेंगे। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग ग्रीनलैंड पोटेंशियली 31 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एंड इक्विवेलेंट रिसोर्सेज वहां पे एस्टिमेट किए गए हैं। उसके साथ साथ 2018 में चाइना ने ग्रीनलैंड के साथ रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन के लिए डील साइन की थी, जिसकी वजह से चाइना ने रेयर अर्थ मार्केट पे इतना शिकंजा जमाया हुआ है। तो अब यूएस उस रेयर अर्थ मार्केट को चाइना के चंगुल से छुड़ाना चाहता है। But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. इनफैक्ट ट्रंप सिर्फ ईयू को ही धमकियां नहीं दे रहा, ट्रंप तो कनाडा को भी मजाक में 51st स्टेट बोलता रहता है और बोलता है कि भाई एक ना एक दिन तो कनाडा को अमेरिका में जुड़ना ही है। तो ईयू जिनको लगा कि भैया ये तो भाई वेनेजुएला को अटैक करेगा, करने दो, ईरान में कुछ करेगा, करने दो, ये तो यार हमारे घर में घुस गया, हमारा माल ले रहा है। तो यूरोप मानता है कि भाई ये काफी बड़ा बिट्रेयल है। उनके हिसाब से ट्रंप आपके उस दोस्त के जैसा है कि जब आपका कल एग्जाम होता है तो आप अपने दोस्त को बोलते हो कि यार मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, मैं तो लगता है फेल होने वाला हूँ। तो आपका दोस्त भी आपको कहता है कि हाँ यार सही बात है, मैंने भी कुछ पढ़ाई नहीं किया, मैं भी फेल होने वाला हूँ। तो आपको कम से कम इस बात की खुशी होती है कि दोनों साथ में फेल होंगे भाई भाई। लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो आप तो फेल हो गए, लेकिन आपके उस दोस्त को 98% मार्क्स आए, फिर आप भी सोचते हो। तो इस बात से ईयू और अमेरिका के दूसरे पार्टनर्स बड़े नाराज हैं और इसलिए आपको अमेरिका के पार्टनर्स से ऐसे ऑनेस्ट स्पीचेस सुनने को मिल रहे हैं। For decades, countries like Canada prospered under what we call the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false, that the strongest would exempt themselves when convenient, that trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful. And American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. तो EU जो है अब दो कंपीटिंग पावर्स के बीच में फंस गया है, अमेरिका और चाइना। अब देखिए अमेरिका जिस तरह से बिहेव कर रहा है पिछले कुछ महीनों से, उससे भारत के लिए भी प्रॉब्लम है। अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ डाल दिए हैं क्योंकि इंडिया जो है रशिया से तेल खरीद रहा है और अमेरिका काफी अनरिलायबल तरीके से भारत के साथ बिहेव करता हुआ आया है पिछले कुछ महीनों में। उसने पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप बना रखी है, उसने बांग्लादेश में एक तख्ता पलट करवाया है, ईरान में भी ये तख्ता पलट करवाना चाहते हैं, जबकि ईरान जो है वो हमेशा इंडिया की तरफ रिलेटिवली फ्रेंडली रहा है। उसने कभी भी कश्मीर पे कुछ एक्शन नहीं लिया है, स्टेटमेंट वगैरह देते रहते हैं लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर ईरान में तख्ता पलट हो जाता है तो ईरान और इंडिया जो साथ में चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, क्या उस पोर्ट को भी रुकवा दिया जाएगा, जिस पोर्ट की मदद से इंडिया अपने गुड्स पाकिस्तान को बाईपास करके सीधा अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इंडिया को तो प्रॉब्लम है ही, उसके साथ साथ ईयू को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ईयू ने क्या किया है पिछले 70 सालों में कि उन्होंने बेसिकली अपना पूरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका को आउटसोर्स कर दिया है। अब अमेरिका से आई हर एक मिसाइल मैंडेटरी मंथली सब्सक्रिप्शन टू ट्रंप मोबाइल के साथ आती है। बेसिकली आप देखिए नेटो का बिल कौन भरता है, अगर आप देखें तो 1949 से 2017 के पीरियड में नेटो का लगभग 70% बजट अकेला अमेरिका देता था। आज भी नेटो का टोटल डिफेंस स्पेंडिंग का 2/3 हिस्सा अमेरिका की जेब से आता है। यूक्रेन वॉर के पहले ईयू अपने जीडीपी का सिर्फ 1.3% डिफेंस पर खर्चा करते थे, जबकि रूल था 2%। 2024 में यूक्रेन वॉर के बाद अब भी ये एवरेज 1.9% तक ही पहुंचा है, जबकि यूएस अपनी जीडीपी का 3.5% खर्च करता है डिफेंस पे। तो आप देखिए कि कितना डिपेंडेंट है यूरोप अमेरिका के ऊपर अपनी डिफेंस के लिए। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप ने अमेरिका से वेपन्स खरीदना 4 गुना बढ़ा दिया है। 2022 से 2024 के बीच में यूरोप ने जितना भी टोटल मिलिट्री सामान खरीदा है उसका आधा सीधा अमेरिका से आया है। मतलब यूरोप की सिक्योरिटी की चाबी पूरी तरीके से अमेरिका के जेब में है। पूरी तरीके से यूरोप अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। उसके ऊपर से यूरोप के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के कोई प्रॉपर ऑल्टरनेटिव्स नहीं है और वो अमेरिका के F-35 लाइटनिंग 2 के ऊपर डिपेंडेंट है। यूरोप के ऊपर प्रॉपर लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम्स नहीं है, वो भी अमेरिकन सिस्टम जैसे HIMARS, ATACMS मिसाइल्स के ऊपर या पेट्रियट मिसाइल्स के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत हाई है ना। रिफ्यूलिंग सिस्टम्स भी यूरोप के पास नहीं है, वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे सैटेलाइट या स्पेस सिस्टम्स हो, उसके लिए भी यूरोपियंस अमेरिकन के ऊपर डिपेंडेंट है। जो यूरोपियन ऑल्टरनेटिव्स हैं वो हैं, लेकिन वो जो मिलिट्री ग्रेड इंक्रिप्शन है और रियल टाइम टारगेटिंग कैपेबिलिटीज है वो इन यूरोपियन ऑल्टरनेटिव्स के पास नहीं है। उसके ऊपर से नेटो का जो यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर है उसका सुप्रीम एलाइड कमांडर यूरोपियन नहीं होता, हमेशा अमेरिकन होता है। मतलब कि कल को अगर रशिया ने एस्टोनिया पर या पोलैंड पर हमला कर दिया तो वॉर की कमांड यूरोप से नहीं आएगी, एक अमेरिकन जनरल अमेरिकन गवर्नमेंट से डिस्कस करके डिक्लेयर करेगा कि वॉर होगी कि नहीं, यूरोप रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं। तो बेसिकली यूरोप ने अमेरिकन डोमिनेंस अपने सोसाइटी पर, अपने डिफेंस पर एक्सेप्ट कर लिया ताकि यूरोप को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रीआर्मामेंट के कॉस्ट जो है वो अवॉइड करने पड़े। यूरोप ने डिफेंस के बजाय सोशल वेलफेयर पे स्पेंडिंग
साइन की, लेकिन उसके बदले में वो पूरी तरह से अपनी डिफेंस के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। लेकिन अब इस डिपेंडेंसी ने यूरोप की वाट लगा रखी है, क्योंकि ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर का बबल जिसमें यूरोप जी रहा था वो बर्स्ट हो गया है। अब ट्रंप कह रहा है कि भैया हम तो ग्रीनलैंड ले लेंगे, तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। ट्रंप ने धमकी भी दी कि हम आपके ऊपर 15% का टैरिफ लगा देंगे और ये 50% तक जा सकता है अगर आपने ग्रीनलैंड हमको नहीं दिया तो यूरोप का डिल्यूजन जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। वैसे ही जैसे आपका डिल्यूजन जब होता है ना कि जब आप मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का एपिसोड देखते हो और देखते हो कि यार ये जो शेफ डिश बना रहे हैं ये तो मैं भी बना सकता हूँ, और फिर आप अपने किचन में जाते हैं और वही डिश बनाने की कोशिश करते हैं, तो मास्टर शेफ की डिश के बजाय आपका डिश सुअर का डायरिया लगता है। और यूरोप के साथ यही हुआ है, उनको वही सुअर का डायरिया अब अमेरिका खिला रहा है, जो यूरोप और अमेरिका मिलके रूल्स बेस्ड ऑर्डर के नाम पे पूरी दुनिया को खिला रहे थे। दूसरी तरफ से जो उनका एक दूसरा बड़ा पार्टनर है चाइना, उससे भी उनको प्रॉब्लम है। यूरोप ने अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका को आउटसोर्स कर दिया है और अपना पूरा सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना को आउटसोर्स कर दिया है। अगर ताइवान या ट्रेड वॉर को लेकर मामला गर्म हुआ और चाइना ने क्रिटिकल मिनरल्स या एपीआईज रोक दिए तो यूरोप तो पूरा ठप बैठ जाएगा। तो इसको कहते हैं वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस। जो जिस रस्सी से आप चाइना से या अमेरिका से जुड़े हुए हो वही रस्सी आपका गला घोटने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तो ये पूरी कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मैं ईयू और इंडिया की ट्रेड डील की इंपॉर्टेंस समझा सकूं। इंडिया और ईयू दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, दोनों को दूसरा ऑप्शन चाहिए। यहां पर आता है इंडिया ईयू एफटीए, और इंडिया ने ये जेन्युइनली मास्टर स्ट्रोक खेला है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ। यूएस अनप्रेडिक्टेबल रहा है, चाइना तो सीधा सीधा दुश्मनी है, इसलिए इंडिया ने बीच का रास्ता निकाला और ईयू की 18 ट्रिलियन की स्टेबल मार्केट में अपना एंकर डाला है। और इस ट्रेड डील का सबसे बड़ा फायदा होने वाला है टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। अभी तक देखिए ईयू में इंडियन कपड़ों पर 12 to 16% टैरिफ लगता था, इस डील के बाद 0, यानी एक्सपोर्टर्स को 40 से 60% ग्रोथ का मौका मिलेगा। गवर्नमेंट मानती है कि इससे इमीडिएटली 7 से 10 बिलियन का एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट बिजनेस मिलने वाला है भारत को। और ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि हमारा सीधा कंपटीशन बांग्लादेश और वियतनाम से था। बांग्लादेश जैसे जो देश हैं उन पर 0 टैरिफ हुआ करता था, और अब एफटीए साइन होने के बाद इंडिया के पास भी 0% टैरिफ है। तो ऑब्वियसली ये बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए बहुत बुरी न्यूज है। बांग्लादेश ने एक समय पर क्लेम किया था कि ट्रंप ने जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए हैं उससे इंडियन इंडस्ट्रीज जो है वो सारी जाकर बांग्लादेश चली जाएंगी, और बांग्लादेश जो है वो टेक्सटाइल मार्केट पे पूरी दुनिया पे राज करेगा। आज क्या हालत हुई है? बांग्लादेश टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने अनाउंसमेंट की है कि वो इनडेफिनेटली सारे टेक्सटाइल मिल्स को क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरीके से अनकम्पिटिटिव हो गई है। ये साले सुपर पावर बनना चाहते थे और अब इनको जीने के लिए आसिम मुनीर की तरह ट्रंप के सामने ओवल ऑफिस में मुजरा करना पड़ेगा कि थोड़े सिक्के ट्रंप हमारी तरफ भी फेंक दे। आम जनता के लिए भी अच्छी न्यूज है, अब जर्मन कार्स, फ्रेंच चीज, इटालियन फैशन, इन सब चीजों के ऊपर आपको इनसेन प्राइसेस नहीं देने पड़ेंगे, रिलेटिवली सेंसिबल प्राइसेस हो जाएंगे इनकी आम जनता के लिए। Now we see before our eyes a potential to grow from 7 billion to at least 30, 35, 40 billion very quickly. इनफैक्ट इस डील से अमेरिकन्स भी बहुत इम्प्रेस्ड हैं। I've looked at some of the details of the deal so far. I think India comes out on top on this, frankly. They get more market access into Europe. It sounds like they have some additional immigration rights. I don't know for sure, but President von der Leyen of the EU has talked about mobility for Indian workers into Europe. So I think on net, deal बहुत बढ़िया हुई है। a heyday with this. They have low-cost labor, and it looks like the EU is doubling down on globalization, and we're trying to fix some of the problems of globalization here in the US. और जैसे बांग्लादेशियों की नींद उड़ी हुई है, उसी तरह से पाकिस्तानियों की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के जो टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो 32 बिलियन है और टेक्सटाइल उसका 50% है। तो इंडिया ईयू का जो एफटीए हुआ है, जिससे इंडिया के ऊपर अब 0% टैरिफ है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पे, इससे पाकिस्तान को भी लात पड़ेगी बहुत जोर से। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये गजवा हिंद करना चाहते थे और इनका मरवाए समझ लीजिए, रातों रात इंडिया ने बांग्लादेश का सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज न्यूट्रलाइज कर दिया। इंडिया के पास एंड टू एंड कंट्रोल है टेक्सटाइल्स में। कॉटन उगाने से लेकर यार्न बनाने से लेकर फैब्रिक सिलने तक सब कुछ इन हाउस होता है भारत में। पाकिस्तान बांग्लादेश के मुकाबले इंडिया के पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो बायर्स को कॉन्फिडेंस देती है। फार्मा इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी न्यूज है। यूरोप के साथ मिलकर इंडिया ने एक म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट तैयार किया है कि मतलब अगर इंडियन रेगुलेटर ने फैक्ट्री चेक करके बोल दिया कि फैक्ट्री सही है तो ईयू उसको मान जाएगी। मतलब ये पहले जो बार बार डबल इंस्पेक्शन किया करता था, सालों की वेटिंग लिस्ट होती थी, ये खत्म। इंडियन दवाइयां अब फटाफट मार्केट में पहुंचेंगी, टाइम टू मार्केट स्लैश हो गया है
और इंडिया अब सिर्फ गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड को भी मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। आईटी के लिए भी अच्छी न्यूज है, ये फर्म्स ईयू सिटीजन्स के डेटा इंडिया ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी लोकलाइजेशन के झंझट के, मतलब डेटा सेंटर्स काफी बन सकते हैं यहाँ पर। यूरोप ने इंडियन प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स, आईटी वालों के लिए दरवाजे खोले हैं। 3 साल का वर्क वीजा, वो भी फैमिली के साथ अलाउड है। इससे यूएस वाला जो H1B लॉटरी का झंझट है, जो लक बेस्ड सिस्टम होता है, उससे भी थोड़ी आराम मिलेगी इंडियंस को कि उनके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक नया दरवाजा है। अब टाटा, L&T और अडानी डिफेंस जैसे प्लेयर्स भी ईयू के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड कर सकते हैं और एयरबस, थेल्स और लियोनार्डो के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, जहां पर पॉसिबली कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट भी हो सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा, इस समय पर रेयर अर्थ्स की जो मार्केट है उसको 80% चाइना कंट्रोल करता है। तो ईयू जो है वो प्लान कर रहा है कि मेडागास्कर की जो रेयर अर्थ माइंस हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाए और उन रॉ मटेरियल्स को इंडिया लाकर उड़ीसा और गुजरात में रिफाइन किया जाए। गोल ये है कि 2030 तक चाइना की मोनोपोली को 80% से कम करके 60% तक किया जाए। और टारगेट ये है कि इंडिया 10% ग्लोबल सेमीकंडक्टर्स को 2030 तक प्रोड्यूस करे, जिससे कि ईयू का जो ताइवान रिस्क है वो भी थोड़ा कम हो। कुछ प्रोजेक्शंस आए हैं जिससे लोग कह रहे हैं कि इंडिया को अगले 10 सालों में 22 बिलियन से 25 बिलियन पर ईयर का फायदा हो सकता है और इससे अगले 10 सालों में 10 से 12 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। और इंडिया के लिए मास्टर स्ट्रोक इसलिए है क्योंकि एक तो इन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान की इकोनॉमी को और भी बर्बाद कर दिया है। अब पाकिस्तान के केस में तो पता नहीं मुर्दे को और कैसे मार सकते हैं, लेकिन आप समझ रहे हो मेरी बात। इंडिया ने अनाउंस किया है इस डील के थ्रू कि दुनिया में इंडिया ही अकेला एक ऐसा देश है जिसके पास चाइना को रिप्लेस करने का स्केल है। भारत के पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, भारत के पास लीगल सिस्टम है इंग्लिश कॉमन लॉ का जो दुनिया समझती है। उसके ऊपर से इस डील ने एक ऑफिशियल एड लॉन्च किया है कि भाई डेमोक्रेटिक सप्लाई चेन भारत से स्टार्ट होता है। अगर चाइना से रिस्क हटाना है दुनिया के किसी भी देश को तो इंडिया उनके लिए सबसे बेस्ट लैंडिंग जोन है। इंडिया में आइए और फैक्ट्री लगाइए। इंडिया ने चाइना से, अमेरिका से इंडिपेंडेंस भी एक तरीके से बनाई है विदाउट डायरेक्टली अटैकिंग चाइना या अमेरिका, क्योंकि भाई अल्टीमेटली हमको अमेरिका से भी अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं। और देखिए, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था ट्विटर पे जिसमें मैंने एक बहुत अच्छी चीज देखी, जिस आर्टिकल ने कहा कि देखिए 1991 में हमें अपने देश को लिबरलाइज करना पड़ा, इकोनॉमी के दरवाजे खोलने पड़े क्योंकि हमारी मजबूरी थी। उस समय हम बैंकरप्ट थे, हम डेस्परेट थे। वो रिफॉर्म्स क्राइसिस की वजह से हुए थे। लेकिन 2026 में इंडिया ने दरवाजा खोला है क्योंकि ये हमारी मर्जी है। आज हम कॉन्फिडेंट है, आज हम ग्रो कर रहे हैं, आज हम एम्बिशियस है। ये रिफॉर्म डेस्परेशन की वजह से नहीं बल्कि स्ट्रेंथ के पोजीशन से हमने किया है। और ये जो लाइन है, एक आदित्य गर्ग नाम का रिसर्चर है, राइटर है, उसने ट्विटर पे ये डाली थी। उसके आर्टिकल से मैंने काफी रिसर्च लिया भी है इस वीडियो के लिए और मैं उसके आर्टिकल को रेकमेंड करता हूँ। आपको उसका आर्टिकल जाके पढ़ना चाहिए। उसके आर्टिकल का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज गो चेक आउट हिज आर्टिकल एज वेल। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की इकोनॉमी को पूरी तरह से KLPD करने के अलावा इस इंडिया EU ट्रेड डील में आपका फेवरेट हिस्सा कौन सा है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी आपसे मैं अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको भाई बांग्लादेश ना टेक्सटाइल उसमें गारमेंट्स इंडस्ट्री में सच में बहुत बढ़िया उस पे था एक टाइम। अच्छा काम कर रहे थे वो उस तरीके से, लेकिन जब से इनका तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना वाला सीन है, उसके बाद फिर इन्होंने अपने बिजनेस की भट्टा बिठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है कि इंडिया ने जो ये मदर ऑफ ऑल डील्स जिसको टाइटल दिया जा रही है, जो डील साइन करी है EU के साथ, बहुत सही करी है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि इंडिया आज के टाइम पर देखो, हमारे लोग यहाँ पर कंज्यूमर भी बहुत है। हम हर चीज की, हमें हर चीज मतलब फैशन एक से बढ़कर एक हम लोग करते हैं। जो होता है ना FMCG डिपार्टमेंट हो गया या फिर क्लोथिंग डिपार्टमेंट हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गया या मैन्युफैक्चरिंग में ऑब्वियसली टेक्सटाइल से सब आ गया। तो इसमें हमारे ऑलरेडी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं इसमें। अब इससे क्या होगा कि यहाँ से जो बायर्स मान लो कपड़े बनाने के लिए यहाँ पर ऑर्डर्स प्लेस करते थे और बांग्लादेश करते थे या पाकिस्तान कहीं पर भी करते थे, अब वो बांग्लादेश की जगह इंडिया को ज्यादा पहले प्रेफरेंस दें क्योंकि सेम हो गया 0%। दूसरा, उनको स्टेबल कंट्री मिल जाएगी। उनको ये ड्रामा नहीं लगेगा कि कल तो हम पता चले उठ के किसी के मूड में किसी ऑफिस फूक कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। और इंडिया के जो लोग हैं ना भाई, बहुत मेहनती हैं। वो इस टाइम पर अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहते हैं, जॉब हंग्री है। एक इंसान नौकरी पर जाना प्रेफर करता है, ना कि फालतू ड्रामे दंगों में जाना। ये चीज आप देख लेना, यहाँ पर बहुत लोग हैं। लोगों को अब वो टाइम भी आ चुका है इंडिया में, लोगों को ना फर्क भी नहीं पड़ता। 4 घर छोड़ के कोई बिना बात के कोई लड़ भी रहा ना, कह रहा भाई कर रहे थे, दिमाग खराब कर रखा है, रोज का ही हो गया इनका। जबकि पाकिस्तान में वहां पर भीड़ दिख रही है, चलो कुछ तो हो रहा होगा प्रोग्राम। हेल्प कुछ नहीं करेंगे वो, ऐसा नहीं कि कुछ अच्छे करते हैं। हमारे यहाँ पर भी रोड पे लोग, लेकिन ये कि जिनको अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है वो बहुत सही रास्ते पर भी चल चुके। लेट्स सी और क्या कुछ आउटकम्स आते हैं। और रही बात इंडिया US रिलेशन की, ये भी होंगे बेहतर। ये एक फेज है, ये एक स्पीड ब्रेकर टाइप आ चुका है। अब पॉइंट भी शेयर करें, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। बाय बाय, टेक केयर।